करेंगे और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। चुनाव को अब 4 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों में सीएम फेस को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ के पहले चुनाव में कांग्रेस की ओर से राज्य के पहले सीएम अजीत जोगी चेहरा थे, लेकिन भाजपा ने किसी को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया था। यही स्थिति इस चुनाव में भी है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस ये चुनाव सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर लड़ने जा रही है, तो भाजपा में असमंजस है। भाजपा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में चेहरे की कमी नहीं है, लेकिन चुनाव में पीएम मोदी ही बड़ा चेहरा होंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे और काम की कमी नहीं है। हम विकास और डेवलपमेंट के नाम से जाने वाले हैं। हमारे पास राष्ट्रीय स्तर में मोदी जी का चेहरा है और प्रदेश स्तर में हमारे पास 15 साल के डेवलपमेंट की लिस्ट है, विकास के काम हैं, जिन्होंने एक इतिहास रचा है छत्तीसगढ़ में। पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि रमन सिंह के बयान पर तरस आता है। 15 साल आपने कोई काम नहीं किया, इसलिए रमन सिंह का आकर्षण खत्म हो चुका है। मोदी जी का ग्लैमर भी हिमाचल और कर्नाटक के चुनावी नतीजों में दिख चुका है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के इस बयान पे बहुत तरस आता है कि आपने 15 साल काम किया, इसके बाद भी मोदी जी का चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। ये कौन सा बयान हुआ? मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपका कोई आकर्षण नहीं है, समाप्त हो गया। और दूसरा, मोदी जी का कौन सा ग्लैमर रह गया है? वो तो आप हिमाचल में और कर्नाटक में देखें क्या हाल शुरू हुआ है। उचित दुकान फीकी पकवान। 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह भाजपा में बड़े चेहरे के रूप में माने जाते रहे, लेकिन 2018 के चुनाव में 15 सीटों में सिमटने के बाद पार्टी उन पर फिर से दांव खेलेगी, इसकी संभावना कम नजर आती है। इसलिए फिलहाल बीजेपी बिना सीएम चेहरे के मैदान में है। INS 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। सागर के मंत्रियों के बीच मनमुटाव और झगड़े की खबरों के बाद संगठन और सरकार के स्तर पर मेल मिलाप कराया गया। सीएम शिवराज तीनों मंत्रियों और विधायकों की क्लास भी लगाई उन्होंने, लेकिन क्या इससे मामला सुलझ गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की मौजूदगी में सामने आई तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। पहली नजर में आपको ये तस्वीरें किसी आम राजनीतिक कार्यक्रम की तस्वीरें नजर आ रही होंगी, लेकिन ये तस्वीरें बेहद खास हैं। जरा जूम करके दिखाते हैं तो हकीकत खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। मंच पर बैठे तीनों मंत्रियों की मनोदशा को देखकर समझा जा सकता है कि वो एक दूसरे के साथ कितना सहज हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने हर संभव कोशिश की, पर शायद उनकी कोशिश कम पड़ गई। मंच पर बैठे महानुभावों के चेहरों के अलग अलग भाव दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए काफी हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे थमेगा असंतोष। कांग्रेस इसको लेकर चुटकी ले रही है, तो वहीं बीजेपी इस मसले पर कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात को कहती आई है कि भारतीय जनता पार्टी में आपसी मनमुटाव और सिरफुटअव्वल चरम सीमा पर है। सागर जिला इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां पर 3 कद्दावर मंत्री और जिसमें से एक सिंधिया समर्थक हैं, उन्होंने एक तीसरे मंत्री के खिलाफ जो है मोर्चा खोल के रखा हुआ है। 2-3 बार सामंजस्य बनाने के प्रयास करने के बावजूद जब मामला शांत होता नहीं दिख रहा है, इससे साफ जाहिर है कि आज मध्य प्रदेश में हर जिले में हर स्तर पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में लगातार मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी निष्ठा के साथ आने वाले चुनावों के लिए काम कर रहा है। हमारे सरकार के जितने भी मंत्री, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं, वह सभी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को पायदान के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह सब चीजें गुटबाजी तो कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सदैव एक दिशा में काम करता है और एकजुटता के साथ लगातार काम करता है। 18 साल से प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी के मंत्रियों के बीच चल रही अदावत पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। चुनावी साल में पार्टी के हैवीवेट मंत्रियों के बीच तकरार पार्टी के लिए संकट का सबब बन सकती है। ऐसे में वक्त की नजाकत को समझते हुए जितनी जल्दी हालात सामान्य होंगे, पार्टी के लिए उतना ही बेहतर होगा। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।
तारीख पर तारीख देने के बाद आखिरकार टाटीबंध फ्लाईओवर के जल्द शुरू होने के हालात दिखते नजर आ रहे हैं। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद अब टाटीबंध फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। इस फ्लाईओवर के बनने से रायपुर, दुर्ग, भिलाई आवागमन करने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। साथ ही रायपुर से दुर्ग तक जाने में समय भी कम लगेगा। तस्वीरों में दिख रहा यह फ्लाईओवर रायपुर का टाटीबंध फ्लाईओवर है। इसका निर्माण कार्य साल 2020 में शुरू किया गया था। इस फ्लाईओवर के बनने से रायपुर से होकर गुजरने वाले कई जिलों के यात्रियों और मालवाहक गाड़ियों को राहत मिलेगी। खासकर रायपुर से दुर्ग, भिलाई जाने वाले और दुर्ग, भिलाई से रायपुर व रायपुर से होकर बाकी जगह जाने वालों को। टाटीबंध फ्लाईओवर की खास बातें, रोजाना यहाँ से गुजरने वाले 2.5 लाख लोगों को मिलेगी राहत। NHAI ने साल 2020 में निर्माण कार्य किया था शुरू। फ्लाईओवर की तीनों ओर कुल लंबाई 3.6 किलोमीटर। फ्लाईओवर के निर्माण में 120 करोड़ रुपए हुए खर्च। जून के आखिरी सप्ताह में फ्लाईओवर शुरू होने की संभावना। आखिरकार तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख 3 साल के लंबे इंतजार के बाद टाटीबंध फ्लाईओवर अब अपने अंतिम चरणों में है। आप देख सकते हैं जो कार्य है यहाँ पर निर्माण कार्य वो अंतिम चरणों में। राजधानी रायपुर से बात करें तो यहाँ पर डामरीकरण का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा ब्रिज को तीनों तरफ से यहाँ पर जोड़ दिया गया है। एक सड़क भाटा गांव की ओर से सीधे यहाँ पर टाटीबंध चौक तक पहुँचेगी, वहीं दूसरा सड़क मार्ग जो कि एम्स अस्पताल के पास से वो भी सीधे यहाँ तक जोड़ दिया गया है। साथ ही साथ जो भनपुरी रोड है उसे भी टाटीबंध चौक तक जोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर के राजधानी वासी अब तीनों सड़क मार्ग से होते हुए सीधे टाटीबंध चौक पहुँचेंगे और रायपुर से दुर्ग, भिलाई तक का जो सफ़र है वो अब कम समय में तय किया जा सकेगा। इसके अलावा जो ट्रैफिक की समस्या लगातार यहाँ पर बनी हुई थी वो ट्रैफिक की समस्या भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। साथ ही फिलहाल निर्माण कार्य की बात करें तो राजधानी की ओर से डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है, वहीं दुर्ग की ओर से बात करें तो फ्लाईओवर को सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। कुल मिलाकर 2020 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। वहीं अब NH के अधिकारियों का कहना है कि इस माह तक यानी कि जून माह के अंतिम सप्ताह में ये ब्रिज को चालू कर दिया जाएगा और जो ट्रैफिक की समस्या है उससे भी लोगों को निजात मिलेगी। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में 5 नए थाने खोले जाने की घोषणा की है। वहीं उन्होंने बताया कि NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामलों के निराकरण के लिए 7 जिलों में स्पेशल कोर्ट की स्थापना से संबंधित अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने ओवैसी के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि साक्ष्य और श्रद्धा के मामले पर कभी ओवैसी के बयान नहीं आए। सवाल लव जिहाद का नहीं, उन्होंने कहा लव का नहीं, सवाल जिहाद का है। दरअसल उन्होंने ओवैसी को IAS नियाज खान की लिखी किताब पढ़ने की नसीहत दी। वहीं कमलनाथ पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ आदिवासी हितैषी होने का स्वांग रचते हैं। साथ ही उन्होंने फूल सिंह बरैया के बयान पर तंज कसा। जमानत जब्त हो जाने वाले लोग लोकतंत्र बनाने बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा करने के लिए और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 5 नए थाने बनाने की प्रक्रिया और प्रारंभ की गई है। वर्तमान में थाना कोलार क्षेत्रागत अंतर्गत नवीन थाना कजली खेड़ा एवं जिला खरगोन में मुख्यालय पर वर्तमान में स्थित पुलिस सहायता केंद्र जैतापुर के स्थान पर अब नवीन थाना जैतापुर स्थापन किए जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है, आगे बढ़ गई है। इसी तरह से जिला सीधी में जो चौकी है मड़वास पुलिस की, पुलिस चौकी सेमरिया तथा जिला देवास स्थित पुलिस चौकी कमलापुर को थाने में उन्नयन करने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। एक अन्य उसमें अभी मध्य प्रदेश में 45 जिलों धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। ओवैसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा, इतनी लंबी तकरीर वो
दमोह पे कर रहे हैं। साक्षी पे उनने एक भी इतनी लंबी तकरीर नहीं की है, न साक्षी पे की कभी, न श्रद्धा पे की कभी, लेकिन इस पर जरूर करते। अब ये ओवैसी जी लोगों को, एक IAS से पढ़े लिखे लोगों की बातों को अध्ययन करना चाहिए। उनने पुस्तक भी लिखी है, पर ये करेंगे नहीं। अगर कर लें तो शायद इनके जाले कुछ साफ हो जाए। कमलनाथ जी उतने हितैषी कभी हो नहीं सकते। इन्होंने शिवभान सिंह सोलंकी जी को मुख्यमंत्री बनने दिया कमलनाथ जी की पार्टी ने। इन्होंने दलवीर सिंह के साथ उपेक्षा का भाव अपनाया। इन्होंने जमुना देवी जी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उमंग सिंगार जी की क्या हालत की, ये सारे आदिवासियों को मालूम है चारों तरफ के। अब ये कोई भी स्वांग कर सकते हैं आदिवासियों में जाके, वो विश्वास करेंगे ही नहीं। और ताजा परिणाम आप देख लें, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और विधानसभाओं का। ऐसा वो पहले कई बार बोल चुके हैं और मैंने भी कई बार कहा है कि पिछले 35 साल में 30 साल पहले विधायक बने थे और 15 बार चुनाव लड़ चुके और हर चुनाव में जमानत जब्त हुई है। जो जमानत जब्ती है वो लोग सरकार बनाने और बिगाड़ने की बात करते हैं। ये लोकतंत्र की बड़ी विडंबना है। एक बड़ी खबर भिंड से। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा बयान आया। इस बार साम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। उन्होंने कहा भिंड जिले में चुनाव के दौरान चलती है गोलियां। सम्मेलन में मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले टिकट वितरण में शक्तिशाली प्रत्याशियों को वरीयता मिलेगी। तो सम्मेलन में मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले कि टिकट वितरण में शक्तिशाली प्रत्याशियों को वरीयता देंगे। उन्होंने कहा कि साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाएगी कांग्रेस इस बार चुनाव में और चुनाव मैदान में उतरेगी। तो भिंड जिले में चुनाव के दौरान चलती है गोलियां, उन्होंने कहा। और सम्मेलन से मंच पर ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में शक्तिशाली प्रत्याशियों को कांग्रेस वरीयता देगी। नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उनका बड़ा बयान मंच से। जो वरिष्ठ नेता है वो करे, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो शायद ही कोई चुनाव करता हो जो सड़क गोलियां चलती है। इसलिए हर कमल से कमजोर आदमी है जो हिरन आने से मन न करे। हर तरफ से तैयारी हो, साम दाम दंड भेद काफी जरूरत है। बराबरी से मुकाबला करने के लिए तैयार रहो, तभी चुनाव में सफलता मिलेगी। बलवंत साहब ने बेटा साहब बोले थे, तीर साधे लगातार काम चलने वाला नहीं है। शादियों के दौरान आपने कई तरह की तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें दूल्हा हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचता है तो कोई लग्जरी गाड़ी से बारात लेकर पहुंचता है। लेकिन आज के आधुनिक ज़माने में एक ऐसी बारात निकाली जिसे देखा वो देखता ही रह गया। दूल्हा बैलगाड़ी पर सवार होकर अपनी दुल्हनिया लेने निकला तो हर कोई उसे निहारने लगा। चांदी के आभूषण के साथ धोती, कमीज और पारंपरिक वेशभूषा में सजे दूल्हे ने कहा कि उसने अपनी परंपरा निभाई है। देसी अंदाज में निकली इस बारात की लोगों ने जमकर सराहना भी की। दूल्हा बने शंभुनाथ सलाम पखानजुर के बड़गांव सर्कल के क्षेत्रीय गोंडवाना समाज के अध्यक्ष हैं और आधुनिकता के जमाने में अपनी शादी में परंपराओं का पालन कर मिसाल पेश की उन्होंने। ये बारात जिस रास्ते से गुजरी वहां लोगों ने अपने दरवाजे, खिड़की, छतों पर खड़े होकर इसे खूब निहारा और फोटो और सेल्फी लेने की होड़ भी लगी। मॉडर्न जमाने में देसी अंदाज की बारात को देखकर बुजुर्गों ने पुराने वक्त को याद किया। इस प्राचीन परंपरा को देखकर लोग बहुत खुश नजर आए। इस मामले में ग्रामीणों से बात की हमारे पखानजुर संवाददाता ने। क्षेत्र में पिपली से निकलकर एक बारात करकापाल गांव पहुंचा है और बारात की खास बात यह है कि यहाँ पर जो दूल्हे राजा और जो बाराती है वो किसी बड़ी गाड़ियों में नहीं पहुंचे, कार में नहीं पहुंचे, बल्कि इन बैलगाड़ियों में पहुंचे हैं। अब इस बैलगाड़ी में किस लिए दूल्हे पहुंचे हैं और किस प्रकार से यहाँ बाराती यहाँ पर पहुंचे हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो भैया आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम भीखम सिंह गोरे है। तो आप बाराती यहाँ पर पहुंचे सब? हाँ जी। तो बैलगाड़ी में क्यों पहुंचे आप लोग? बैलगाड़ी में इसलिए पहुंचे कि हमारे जो परम पीढ़ा आधे अस्सी का जो रीति रिवाज था बहुत पहले से, लेकिन वो लुप्त हो रहा था। तो हम लोगों का युवा पीढ़ी में अभी ये सब होना चाहिए कि बैलगाड़ी से बाराती जाए, खर्चा से दूर रहें। जो कार है, स्कॉर्पियो है, जो भी हम लगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और ये जो बैलगाड़ी है ना, ये सहयोग के नाते से जो भी खाना पीना खर्चा होगा, खाना खिलाएंगे, पिलाएंगे,
चल उसी से हम लोग तो आप लोग कोई किराया नहीं लेते इसका? नहीं, हम लोग किराया नहीं लेते। हम लोग सहयोग एक आदिवासी के नाम से हमारे क्षेत्र में है, तो चलो भाई हम 8-10 गाड़ी है तो ले जाते हैं। तो कैसा लगा आप लोग को ये रिवाज चालू करके? हमें ऐसा लगा कि जो मान लो बस से या स्कॉर्पियो से जाते हैं ना, उससे तो अच्छा इसी में हमें लगा। निश्चित रूप से यहाँ पर पूरे ग्रामीण जो है वो इसी बैलगाड़ी से पहुंचे हैं और सभी इसी शादी में उपस्थित होने के लिए ना बड़े गाड़ियों में ना पहुंचकर इन बैलगाड़ियों में पहुंचकर अपनी संस्कृति को यहाँ जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई इनकी ये परंपरा को जीवित रखने की जो जज्बा है वाकई काबिले तारीफ है। राज शालदार, INH न्यूज़, पखान। और आइए अब बात करते हैं विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 9,000 की राशि दी जा रही। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने कैसे बदली छत्तीसगढ़ के किसानों की जिंदगी, कैसे न्याय के संबल से संभले हुए अन्नदाता किसान, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन कर्ज और उपज के लाभकारी कीमत के अभाव में किसान कृषि को छोड़ने लगे थे। किसानों को खेती बोझ लगने लगी थी। लेकिन नई सरकार बनने के बाद पहले तो किसानों के ऋण माफ हुए और फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत होते ही किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य भी मिलने लगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, देखिए जैसे जैसे समर्थन मूल्य वृद्धि हो रही है वैसे वैसे किसानों को भी आय में 9,000 रुपये प्रति एकड़ हमने किया है। अब समर्थन मूल्य जितना बढ़ते जाए, हमने तो 2,500 के केवल वादा किया था, अब इस साल तो धान उत्पादन को 2,540 रुपये मिल रहा है। और यदि जून जुलाई में जब समर्थन मूल्य घोषित होगा धान का और वो के 100 रुपये बढ़ जाता है तो फिर उसकी राशि और बढ़ जाएगी। तो हमारे किसानों को, जो हमारे अन्नदाता हैं, उसको हमको समृद्ध करना है। अब न सिर्फ धान बल्कि मक्का और गन्ना समेत कई फसलों को सरकार ने न्याय योजना के दायरे में लाया है। वर्तमान में 9,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को आदान सहायता मिल रही है। इसलिए प्रदेश में किसानों की संख्या बीते 4 सालों में लगभग दोगुनी हुई है। इतना ही नहीं, अब किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ महज 15 क्विंटल नहीं 20 क्विंटल तक धान बेच सकेंगे। इसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आती है। 9,000 मिला तो ही हमार काम आगे बढ़ गए भाई। पूरा नया घर बनाए, मोटरसाइकिल लेन, कार है इन लोका के एकर बदौलत गा। और जतका ट्रैक्टर वेक्टर के लोन माफ हो गए पहली सीजन में, पहली आज कांग्रेस भूपेश भैया था गा, तो पूरा बेनिफिट वही मिली, सो में उबर गए, कर्जा माफ होता। 9,000 पर एकड़ मिलते और 4 एकड़ के हिसाब से मोला 9,36,000 मिलते राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। यहाँ पर न्याय योजना के अंतर्गत देना किसान ला लाभ के साथ साथ परिवार ला भी लाभ होते और यही लाभ है। और तो कुछ बेनिफिट नहीं है, उनमें खर्च में हो जाते, टोटल खर्च लागत में ही आ जाते। ये 9,000 देना जो राजीव किसान न्याय योजना भूपेश बघेल भैया, वही हम लाभ हुआ थे आशीर्वाद के रूप में फायदा। भूपेश भैया सरकार बनी से तो कर्जा माफी करी से पहली तो हम कर्जा के पूर्ति धान बेच पाते रहे, है ना, तो कर से का हम के बचत रही से तो नहीं हो पाती रही से। और कर्जा में परिवार में कुछ कार्य हो तो कर्जा लेवन धान खेत के भरोसा में, लेकिन जब भूपेश भैया बनी से तब कर्जा माफी करी से होकर से हमारे के नया जीवन मिल गया हमारा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को उनकी फसल की लाभकारी कीमत तो मिल ही रही है, कृषि के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ा और प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से समृद्ध भी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।